दोस्तों हाल ही में मैंने फॉरगेट मी नॉट नाम की एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2009 में रिलीज हुई थी और इसे टाइलर ओलिवर ने डायरेक्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर फॉरगेट मी नॉट मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड थियरीज पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक यंग गर्ल को ग्रेवयार्ड में दौड़ते हुए देखते हैं जिसकी दोनों आंखें पूरी तरह से ब्लैक थी और उसके नाक और मुंह पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। वो यंग गर्ल अपने घर के पास जाकर रुकती है और वो घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। उस लड़की की पेरेंट्स उसे इस हालत में देखकर काफी घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। बट यहाँ वो यंग लड़की उन्हें कुछ नहीं बता पाती क्योंकि उसे कुछ भी याद ही नहीं था। इनफैक्ट सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के पेरेंट्स भी उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक हॉस्पिटल का आता है जहाँ हम एक लड़की को पार्शियल कोमा के स्टेट में देखते हैं। अब जिन्हें पार्शियल कोमा के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इसमें पेशेंट पूरी तरह से कोमा में नहीं होता एंड ऑल्दो वो जिंदा रहता है बट अपने आसपास की किसी भी चीज को एक्सपीरियंस या फील नहीं कर सकता। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक सैंडी नाम की लड़की पे फोकस करती है जो कि अपने भाई इलाई के साथ एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। सैंडी और इलाई पार्टी में पहुंचते हैं जो कि उनके फ्रेंड्स वगैरह ने अरेंज करी थी सिंस वो सब अब ग्रेजुएट हो गए थे। और यहाँ में पता चलता है कि सैंडी और इलाई को स्टैमफोर्ड की एक स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया था। यहाँ पार्टी में सब ड्रिंक्स वगैरह करने के बाद एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं जिसके लिए उन्हें पास की ही एक ग्रेवयार्ड में जाना था। यहाँ ग्रेवयार्ड में वो लोग अपने ही एज की एक और लड़की से मिलते हैं जो कि उन्हें इस गेम में ज्वाइन करती है। अब गेम स्टार्ट हो जाती है विच वाज सिमिलर टू हाइड एंड सीक। सैंडी लास्ट तक आउट नहीं होती और वो उस न्यू गर्ल को पकड़ने दौड़ती है। वो न्यू गर्ल भागते भागते एक क्लिफ के पास पहुंच जाती है और यहाँ पहुंचकर वो सैंडी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, जिस पर सैंडी रिप्लाइज नो और इस पर वो लड़की कहती है कि अब तुम मुझे याद रखोगी और इसके बाद वो क्लिफ से कूद जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ जाती है और इस एरिया की खोजबीन करने लगती है बट उन्हें यहाँ किसी लड़की की डेड बॉडी नहीं मिलती। इसी दौरान हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम सैंडी और उस लड़की के बचपन का एक सीन देखते हैं। वो दोनों इसी ग्रेवयार्ड में सेम गेम खेल रहे थे। गेम ओवर होने के बाद हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं जहां सैंडी उस लड़की से उसके बालों में लगे फ्लावर्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो लड़की सैंडी को बताती है कि इन फ्लावर्स को फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स कहा जाता है और इन फ्लावर्स को यूजुअली ग्रेव्स पर रखा जाता है एज ए सिंबल टू आवर लव्ड वंस कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। वो लड़की सैंडी को बताती है कि उसने हाल ही में किसी अपने को खो दिया है और इसीलिए वो इस फ्लावर को अपने बालों में लगाती है और यहाँ वो और सैंडी फ्रेंड्स बन गए थे। अब मूवी अगेन प्रेजेंट में शिफ्ट करती है जहां हम चैड और लाइला जो कि सैंडी के ही क्लासमेट्स थे उनको एक कार में साथ में देखते हैं। यहाँ चैड लाइला को बताता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, जिस पर लाइला काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपने नेकलेस से चैड का दिया हुआ ग्लास रिंग निकालकर पास ही के एक पॉन्ड में फेंक देती है। उन दोनों में कहासुनी होती है और चैड लाइला को यहाँ अकेले छोड़कर अपने कार में चला जाता है। चैड के यहाँ से जाने के बाद लाइला उस पॉन्ड में जाकर उस रिंग को खोजने लगती है और थोड़ी देर बाद उसे वो रिंग मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वो वहां नोटिस करती है कि पॉन्ड के बीचों बीच कोई और लड़की भी काइंड ऑफ फ्लोट कर रही थी। लाइला उस तरफ जाती है बट वो लड़की अब यहाँ से डिसअपियर हो गई थी। पॉन्ड के एंड पर आने के बाद लाइला को लास्ट नाइट ग्रेवयार्ड वाली लड़की की लाश पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। अचानक ही उस डेड बॉडी की आंख खुलती है और वो लाइला को पानी के अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ चैड सैंडी के घर पहुंचता है जहां सैंडी चैड से लाइला के बारे में पूछती है क्योंकि आज वो सब स्प्रिंग ब्रेक पे एक साथ ट्रिप पे जाने वाले थे। चैड ऐसे रिएक्ट करता है एज इफ वो लाइला को जानता तक नहीं है। वो लोग टीजे का वेट करने लगते हैं और यहाँ हम टीजे को अपनी वर्कशॉप में देखते हैं जहाँ उसे किसी की शैडो भागती हुई दिखाई देती है। टीजे पहले तो उसे इग्नोर कर देता है बट ऐसा दोबारा होता है और इसके बाद टीजे को एक रैक के पीछे किसी का हाथ दिखाई देता है। ऐसे में टीजे एक स्टिक उठा लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई इंट्रूडर उसके वर्कशॉप में घुस आया है। जैसे ही टीजे उस हाथ के सामने से ऑब्जेक्ट्स वगैरह साइड करता है तो हम वहाँ उसी ग्रेवयार्ड वाली लड़की को देखते हैं। टीजे ये देखकर एकदम घबरा सा जाता है और एक्सीडेंटली उसका हाथ पास ही के कटर में चला जाता है। टीजे अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है बट वो ग्रेवयार्ड वाली लड़की टीजे को उसी कटर की तरफ पुश कर देती है और देखते ही देखते टीजे उस कटर के अंदर कट हो जाता है। दूसरी तरफ सैंडी अपने बॉयफ्रेंड जेक से टीजे के बारे में पूछती है बट वो ऐसे रिएक्ट करता है एज इफ वो किसी टीजे को जानता ही नहीं।
सैंडी टीजे की गर्लफ्रेंड से भी टीजे के बारे में पूछती है और उसका भी रिएक्शन ऐसा ही था, एज इफ वो जानती ही नहीं कि टीजे कौन है। सैंडी को ये सब काफी स्ट्रेंज लग रहा था और वो टीजे को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है, बट टीजे का कांटेक्ट उसके फोन से भी डिलीट हो चुका था। सैंडी को अभी तक चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी और उसे लगता है कि वो लोग जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो लाइला और टीजे को नहीं जानते। तो इसके बाद बाकी के सभी लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक कन्वीनियंस स्टोर के आगे रुकते हैं, जहां जेक और इलाई को एक बदमाशी सूझती है, जहां लेक्स को वो लोग स्टोर के कैशियर का ध्यान भटकाने का काम देते हैं और इसी बीच वो लोग बियर्स वगैरह चुराने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम चैड को देखते हैं जो कि अपने कार से आ रहा था और उसे रास्ते में अचानक ही कार के रेडियो में स्टैटिक साउंड्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका रास्ता पर से ध्यान हट जाता है और तभी रोड के बीचों बीच उसे एक अजीब चेहरे वाली औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। चैड को लगता है कि वो लेडी उसकी कार से टकरा जाएगी, इसलिए वो कार को टर्न करता है और कार रुकने पर वो रोड पर उतर कर उस लेडी को चेक करने जाता है, बट यहाँ कोई भी नहीं था। तभी चैड को जेक का कॉल आ जाता है जो कि उसे जल्दी आने के लिए कह रहा था। चैड जेक से बातें ही कर रहा था कि वहां एज एन ऑडियंस हम उस लेडी को चैड की कार में घुसते हुए देखते हैं। चैड अपनी कार में वापस आके ड्राइव करता है, जहां वो रियर व्यू में उसी ग्रेवयार्ड वाली लड़की को देखता है जो कि चैड को चोक करने लगती है और चैड की कार की टक्कर हो जाने से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सैंडी, इलाई, लेक्स, जेक, एनी और हैना स्टोर से आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। यहाँ सैंडी और लेक्स में टीजे को लेकर बहस हो जाती है, क्योंकि सैंडी को लग रहा था कि लेक्स ने टीजे को चीट किया था और इसीलिए वो इनके साथ इस ट्रिप पे नहीं आया। लेक्स अभी भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी एज इफ वो बिल्कुल भी नहीं जानती कि टीजे कौन था। यहाँ रास्ते में सैंडी को चैड की कार दिखाई देती है, बट इसे देखकर भी उसके अलावा कोई और पहचान ही नहीं पा रहा था कि चैड कौन है या फिर ये कार किसकी है। सैंडी उन सबको टीजे के घर ले जाती है टू मेक देम रिमेम्बर कि टीजे कौन था। यहाँ आकर वो देखते हैं कि टीजे का घर पूरा खाली पड़ा हुआ था। इनफैक्ट घर एकदम टूटी फूटी हालत में था, एज इफ वहां बरसों से कोई रह ही नहीं रहा हो। सैंडी और जेक टीजे के घर के अंदर जाते हैं और इलाई कार के पास ही रुकता है, जिसमें लेक्स और हैना भी बैठे हुए थे। यहाँ लेक्स और हैना में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और हैना लेक्स को कार में अकेले छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। इलाई को घर के पास ही एक पूल में कुछ मूव होता हुआ दिखाई देता है, जिसे पकड़ने के लिए वो पूल की रेलिंग से इतना नीचे झुक जाता है कि वो उसमें गिर जाता है, लेकिन सही समय पर हैना आकर उसे बचा लेती है। वहीं लेक्स कार से बाहर निकलती है और उसे उसी ग्रेवयार्ड वाली लड़की का विजन दिखाई देता है। अचानक ही लेक्स को होश आता है और वो अपने सामने एक अजीब से आदमी को देखती है जो उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। लेक्स उस आदमी से बचने के लिए उल्टी डायरेक्शन यानी कि फॉरेस्ट की तरफ भागने लगती है और यहाँ फॉरेस्ट में उसके पीछे उसी आदमी की तरह कई और लोग दौड़ने लगते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में लेक्स अचानक ही एक गड्ढे में गिर जाती है। यहाँ सैंडी उसके दोस्त को लेक्स की आवाज आती है और उसे बचाने के लिए वो लोग भी फॉरेस्ट की तरफ आते हैं। अब लेक्स जिस गड्ढे में गिरी हुई थी वहां उसके आसपास कई हाथ अपीयर होते हैं और लेक्स का दम घोटकर उसे मारने लगते हैं। बाकी के लोग लेक्स को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे और इतने में सैंडी लेक्स के पास पहुंच जाती है और वो ग्रेवयार्ड वाली लड़की लेक्स को खींचकर मिट्टी के अंदर ले जाने लगती है। सैंडी भागकर लेक्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने देर में वो बस लेक्स के हाथ को ही पकड़ पाती है जो कि मिट्टी के ऊपर दिख रहा था, जिसके परिणाम अनुसार वो लेक्स को बचा नहीं पाती। बाकी लोग यहाँ आते हैं एंड सरप्राइजिंगली इस बार भी सेम वैसा ही होता है जैसे पिछले 2 बार से होता आया था, यानी कि उन लोगों की मेमोरी से लेक्स पूरी तरह से गायब हो गई थी, बस सैंडी को ही सब कुछ याद था। अब यहाँ सैंडी के कहने पर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ उन्हें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, पर वो उस ग्रेवयार्ड वाली लड़की का नाम जान पाते हैं। उस लड़की का नाम एंजेला स्मिथ था और वो एक कॉन्वेंट में रहा करती थी। यहाँ रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो लोग पास ही के एक होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं। जेक और सैंडी एक रूम में स्टे करते हैं और बाहर पूल के पास इलाई और हैना स्विम करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैंडी जो कि थक कर सो चुकी थी, उसे अचानक ही आजमा का अटैक आ जाता है। जेक उसे संभालने की कोशिश करता है और इलाई जो कि रूम के बाहर से ही गुजर रहा था वो उसकी हेल्प करने आ जाता है। हैना इलाई के पीछे रूम में एंटर करने ही वाली थी कि डोर बंद हो जाता है। अचानक ही हैना नोटिस करती है कि साइड वॉल से कोई उसे स्टॉक कर रहा था। हैना उस तरफ जाती है और यहाँ भी ठीक पहले की तरह ही वो अजीब से लोग आ जाते हैं जो कि उस पर अटैक कर देते हैं।
हैना उनसे बचकर एक रूम में छिप जाती है जो कि पावर सप्लाई वाला रूम था और यहाँ उसकी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ सैंडी की आंख खुलती है जो कि अपने रूम में खुद को अकेला पाती है। सैंडी को इलाई का कॉल आता है जो कि सरप्राइजिंगली घर पर था और जेक भी रूम में नहीं था। तो यहाँ से सैंडी जेक को खोजती है और वो दोनों मिलकर एंजेला स्मिथ के बारे में पता करने कॉन्वेंट जाते हैं। यहाँ वो लोग एक नन से मिलते हैं जिनसे बात करने पे उन्हें पता चलता है कि एंजेला इस वक्त सेंट मेरी हॉस्पिटल में कोमा की स्टेट में है। यहाँ जेक फादर से बात करते हुए उनके साथ चला जाता है एंड देन अचानक ही चर्च के एक हिस्से से जेक को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाता है। दूसरी तरफ सैंडी नन के साथ एंजेला के रूम में जाती है जहाँ एंजेला की पिक्चर्स देखकर भी उसे ये याद नहीं आता कि वो उससे बचपन में मिल चुकी है। सैंडी को एंजेला की कुछ ड्राइंग्स मिलती है जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। यहाँ सैंडी को ऐसा इंट्यूशन हो जाता है कि जेक के साथ कुछ होने वाला है और तभी सैंडी से कुछ दूरी उसके सामने जेक की डेथ हो जाती है। सैंडी जेक की तरफ भागती है बट यहाँ आने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अचानक ही नन सैंडी को देखकर ऐसे रिएक्ट करने लगती है एज इफ वो सैंडी को पहली बार देख रही हो। सैंडी फौरन चर्च से बाहर जाती है और यहाँ उसे इलाई मिलता है जो कि उसे लेने आया था। अब एज यूजुअल इलाई कंप्लीटली भूल चुका था कि जेक कौन है और वो सैंडी को संभालने की कोशिश करता है। सैंडी की बातों से इलाई को रियलाइज होता है कि ये सब कुछ ठीक उस गेम की तरह हो रहा है जो कि वो लोग बचपन में खेला करते थे। गेम के मुताबिक हर प्लेयर जो आउट हो जाता था उसे घोस्ट बनना होता था और बाकी प्लेयर्स ऐसे रिएक्ट करते थे एज इफ वो उसे जानते ही नहीं या फिर एज इफ वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सैंडी के घर पहुंचने पर सैंडी के पेरेंट्स को लगता है कि सैंडी मेंटली स्टेबल नहीं है जिसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल में जबरदस्ती एडमिट करा देते हैं एंड टू हर शॉक ये वही हॉस्पिटल था जहां एंजेला को एडमिट किया गया था। यहाँ हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में सब चले जाते हैं और बाहर इलाई वेट करने रुक जाता है। इलाई के साथ भी सेम वही होता है जो उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ हुआ था, यानी कि वो घोस्ट उस पर भी अटैक कर देते हैं और इलाई मारा जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने सैंडी को इंजेक्ट करके सुला दिया था और सैंडी को अपने ड्रीम में एक मेमोरी याद आती है जहां हम देखते हैं कि बचपन में सैंडी और उसके फ्रेंड्स ने एंजेला पर एक बहुत ही स्केरी प्रैंक किया था। वो सब उसी ग्रेवयार्ड में वही सेम गेम खेल रहे थे और सब आउट होकर घोस्ट बनने की एक्टिंग करते हैं जहां एंजेला जो कि लास्ट में बच गई थी उसे डराने लगते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। इस सब से एंजेला इतना डर जाती है कि उससे अटैक आ जाता है और इसके बाद वो कोमा में चली जाती है। सैंडी और उसके फ्रेंड्स एंजेला की ये हालत देखकर डर जाते हैं और ग्रेवयार्ड में उसे वहीं पड़ा हुआ छोड़कर भाग जाते हैं। अब सैंडी को समझ आ जाता है कि एंजेला ही वो लड़की थी जो कि उस दिन पार्टी के बाद उस ग्रेवयार्ड में अपीयर हुई थी और वो उससे और उसके फ्रेंड से बदला ले रही है। सैंडी को याद आता है कि गेम के रूल्स के मुताबिक घोस्ट को खत्म करने के लिए उसे आउट करना होता है, इसीलिए इस सब को खत्म करने के लिए उसे एंजेला को शायद जान से मारना होगा। सैंडी को होश आता है और वो फौरन एंजेला के रूम में जाती है। यहाँ एंजेला जो कि कोमा में थी उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और सैंडी उसका लाइफ सपोर्ट बंद करके रूम से बाहर आ जाती है। बट तभी उसे एंजेला के रूम से पल्स ऑक्सीमीटर की आवाज आती है जिसमें एंजेला की पल्स अभी भी काउंट हो रही थी। सैंडी एंजेला के रूम में जाती है जहां एंजेला अपने बेड पर बैठी हुई थी। सैंडी एंजेला को देखकर डर जाती है और भागकर हॉस्पिटल की रूफ टॉप पे पहुंच जाती है। यहाँ उसे एंजेला के बचपन का रूप दिखाई देता है जो कि सैंडी की तरफ फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स का एक गुलदस्ता लेकर आती है और उसे डराकर रूफ से पुश कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम एंजेला को कोमा से बाहर आते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ सैंडी को लाइफ सपोर्ट पे देखते हैं जो कि कोमा में जा चुकी थी और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी फॉरगेट मी नॉट की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बात करेंगे। मूवी के ओपनिंग सीन को लेकर आप में से काफी लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि उस सीन का मूवी से क्या कनेक्शन था और सैंडी को कुछ भी याद क्यों नहीं था। मूवी का ओपनिंग सीन दरअसल मूवी के एंडिंग सीन के बाद का ही एक हिस्सा था जहां हम देखते हैं कि अब सैंडी को भी सब लोग भूल चुके हैं और उसे कुछ भी याद नहीं था। ओपनिंग सीन में हम सैंडी के पेरेंट्स को भी उससे इस तरह बात करते हुए देखते हैं एज इफ वो उसे नहीं जानते हो और ऐसा ही था भी। एंजेला के कर्ज के कारण अब उससे जुड़ी मेमोरीज सबके अंदर से जा चुकी थी। दरअसल एंजेला जो कि सैंडी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी वो उसे बचपन में कहती है फॉरगेट मी नॉट और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। सैंडी एक दिन अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ एंजेला पे एक स्केरी प्रैंक करती है जिसके मुताबिक ग्रेवयार्ड में वो लोग वही घोस्ट वाली गेम खेलकर एंड में उस पर अटैक करने भागेंगे, लेकिन एक्सीडेंटली एंजेला जो कि एक सेंसिटिव चाइल्ड थी उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बाकी सब इससे इतना घबरा जाते हैं कि वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। समय के साथ वो लोग एंजेला के इस इंसिडेंट को ऐसे भूल जाते हैं एज इफ वो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
एंजेला उनसे अपना बदला लेती है और वो सबसे बुरी सज़ा सैंडी को देती है, जिसे वो जान से नहीं मारती बल्कि अपनी ही तरह उसे भी कोमा में डाल देती है और उससे रिलेटेड सभी की मेमोरीज खत्म कर देती है, जिससे कि सैंडी होश में आने के बाद एंजेला के पेन और उसकी सफरिंग को समझ सके। तो बस यही थी फॉरगेट मी नॉट मूवी की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।